अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। पाकिस्तानी सियासत आजकल मखमसे का शिकार नजर आती है। किसी भी सियासी जमात का बयानिया क्या है, इस हवाले से वाज़े अबाम पाया जाता है। एक ही जमात के कायदीन के एक मौजू को लेकर मुतज़ाद बयानात दागते और एक दूसरे के ख्यालात की नफी करते हुए नजर आते हैं, गोया जैसे कि अपनी ही जमात के कारकुनों को कंफ्यूज रखने की पॉलिसी पर अमल पैरा हो। अगर हम बात करें आम इंतखाबात में सबसे ज्यादा मकबूल जमात यानी PTI की, तो कई बार पार्टी की सियासी क़यादत और जमाती पॉलिसियों में वाज़े कंफ्यूजन नजर आई। जमात के कई सीनियर रहनुमा कोर कमेटी के फैसलों के खिलाफ बयान देते हुए नजर आए, जिसमें बानी PTI के मंजूर नजर शेर अफजल मरवत सर फहरिस्त हैं। इसी तरह बानी PTI की हिदायत के बरखिलाफ फैसले और उनकी जेल से रिहाई से मुतालिक भी बार बार मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का अपने हालिया बयान में कहना है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के लिए बानी PTI ने उन्हें नामजद किया है, लेकिन पार्टी में कुछ लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो। ये जो ट्वीट्स जो लगाए गए हैं और इससे पहले भी खबरें आई, मैं आपको एक चीज की तस्दीक करता हूं कि आज से 7 दिन कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त गए, खान साहब से जेल में मिले और उन्होंने खान को ये कहा कि स्पीकर साहब ने उनको बताया है कि PMLN को शेर अफजल खान मरवत कबूल नहीं है। तो जिसके बाद उन्होंने खान पे जोर दिया कि आप मुतबादिल का नाम दें, और खान ने इसके जवाब में कहा कि ये इख्तियार नून का नहीं है बल्कि अपोजिशन का है और मेरा है, और मैंने जो नाम दिया है वो रद्द कर दें, पब्लिक अनाउंसमेंट कर दें। तो लेकिन ये नहीं हो सकता है कि मैं मुतबादिल का नाम दूं। जी, इसी तरह आम इंतखाबात के मामले पर भी हमने देखा कि टिकटों की तकसीम पर भी पार्टी के अंदर से बहुत से लोगों के न सिर्फ तहफुजात सामने आए, बल्कि बानी PTI की हिदायत के बरखिलाफ नून लीगी उम्मीदवार को गुजरावाला से टिकट भी जारी किया गया और बाद में पार्टी की आदत एक दूसरे को इस अमल का इल्जाम देती हुई नजर आई। हाल ही में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का मामला भी आम इंतखाबात से कुछ मुख्तलिफ नहीं। MA8 बाजौर से मुबारक ज़ेब, जो कि मकतूल PTI कारकुन रेहान ज़ेब के भाई हैं, को बानी PTI इमरान खान की हिदायत के बावजूद टिकट जारी न किया जाने की बातें भी सामने आ रही हैं। मुबारक ज़ेब ने खुद इस बात का इतराफ भी किया है कि उनको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इंतखाबात से दस्तबरदार होने की सूरत में सरकारी नौकरी और करोड़ों रुपए की ऑफर भी की गई। गुज़िश्ता रोज बानी PTI से वकला की मुलाकात के बाद ये बात मंजर आम पर आई कि बानी PTI इमरान खान ने मकतूल रेहान ज़ेब के भाई मुबारक ज़ेब को बाजौर का टिकट देने की हिदायत की थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। खान शहीद के भाई को टिकट दिया गया था खान साहब की तरफ से। जी, खान साहब ने कहा कि उनकी कुर्बानी है, मैं कंसीडर करता हूं, तो मैंने डायरेक्शन दी थी कि उसको टिकट दिया जाए, लेकिन उसको नहीं दिया गया। दूसरी साइड को दूसरे को दिया गया, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि उसको वायलेशन भी उसकी रिपोर्ट में तलब की है। जी, अब अगर बात की जाए बानी PTI की जेल से रिहाई की, तो इस हवाले से भी तहरीक इंसाफ की क़यादत में एक वाज़े अबाम और मखमसा पाया जाता है और PTI की आदत की जानिब से लगातार इस हवाले से मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से रमजान से कबल बानी PTI की जेल से रिहाई का दावा सामने आया। इसके बाद रमजान के वक्त में बानी PTI की जेल से रिहाई की खुशखबरी कारकुनों को सुनाई गई। फिर ईद से कबल बानी PTI की जेल से रिहाई का लॉलीपॉप कारकुनों को दिया गया। जब इस वादे के नताइज भी सामने न आए तो तहरीक इंसाफ ने पैंतरा बदलकर कारकुनों को एक और लाल बत्ती के पीछे लगा दिया कि ईद के बाद बानी PTI अवाम में होंगे और इसके लिए तहरीक चलाने का ऐलान भी किया, जिसके लिए मुल्क भर में जलसे जुलूसों की तारीखों का ऐलान भी सामने आया। लेकिन इन तारीखों के हवाले से भी मुतज़ाद बयानात सामने आने लगे। असद कैसर की जानिब से कराची में जलसे की तारीख 28 अप्रैल मुकर्रर की गई। इस हवाले से एक वीडियो पैगाम भी जारी किया गया, लेकिन अब उनकी जानिब से एक नई तारीख का ऐलान मैनचेस्टर में बैठकर सामने आया है और ऐलान के मुताबिक अब कराची का जलसा 28 अप्रैल के बजाय 5 मई को किया जाएगा। मैनचेस्टर में बैठकर बानी PTI की रिहाई के हवाले से भी असद कैसर ने एक नया दावा कर दिया है। असद कैसर का कहना है कि बानी PTI इमरान खान इस माह के आखिर में जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन बानी PTI को खुद अपने पार्टी रहनुमाओं के बयानात पर एतमाद नहीं है। इमरान खान की बहन अलीमा खान का कहना है कि इमरान खान सितंबर से कबल जेल से बाहर नहीं आ सकते। तहरीक इंसाफ की क़यादत का ये कंफ्यूज बयानिया उनके सियासी मुखालफिन को बातें बनाने का मौका फराहम कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का PTI की आदत पर तनकीद करते हुए कहना है कि वर्करों को और वोटों के हौसले कायम रखने के लिए महज बोल बच्चन से काम लिया जा रहा है, जिसका सबूत ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के वोटरों का टर्न आउट है। जिस बात का ताना ख्वाजा आसिफ अपने सियासी मुखालफिन को मार रहे हैं, उससे उनकी अपनी जमात खुद मुबर्रा नहीं, क्योंकि बयानिया के हवाले से जिस कंफ्यूजन का शिकार PTI है, इसी कंफ्यूजन का शिकार मुस्लिम लीग नून भी नजर आती है। और
हालिया दिनों में लीगी कायदीन की जानिब से भी कई बातों पर मुतजाद बयानात सामने आते रहे हैं, चाहे नवाज शरीफ की चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की बात हो या फिर मईशत की बहाली और महंगाई में कमी के हवाले से अवाम से किए जाने वाले वादे। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि सियासी जमातों की जानिब से यह कंफ्यूजन फितरी है या इरादतन है। जी व्यूअर्स, इन सभी इशूज पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, मेंबर है नेशनल असेंबली के शेख वकार हकीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए, और जो बहुत एक लंबी आपकी एब्सेंस थी उसके बाद आप पहली दफा आज मेरे शो पे तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच। अच्छा, बहुत सारे इशूज है गवर्नमेंट से जुड़े, जो इलेक्शन हुए उनसे जुड़े, लेकिन थोड़ा सा पहले क्योंकि सिंस यूर है सीनियर लीडरशिप है आप पार्टी के जुड़े जो कुछ मामला है मैं उनसे बात का आगाज करना चाहती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो टारगेट सेट करी है ना अपने लिए वो बहुत बड़े बड़े हैं। खान साहब की रिहाई है, बुशरा बीबी की जिंदगी की जमानत अब आप लोग कहते हैं कि उसको इंश्योर करना है, अब मैंडेट छीना गया है, वो मैंडेट आप कहते हैं वापस लेना है, आइन की कानून की इस मुल्क में बहाली करानी है, टारगेट्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आप लोग एक पेज पे खुद ही नहीं दिखाई देते। छोटी छोटी बातों पर रोज शाम को आप कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहता है, डिफरेंट एक बयानिया होता है, लगता है पार्टी मुंतशिर है। एक मुंतशिर पार्टी इतने बड़े बड़े टारगेट्स कैसे अचीव कर सकती है? नहीं देखें, पहली बात तो ये है कि मैं आपके मुंतशिर के लफ्ज से शुरू करता हूं। मैं ये समझता हूं कि ये हकीकत नहीं है कि पार्टी मुंतशिर है। ठीक है, जो आपने कहा कि मुख्तलिफ आवाजें आती हैं, शाम को कोई गुफ्तगू करता है, मैं ये समझता हूं कि इट इज ऑल्सो क्वाइट नॉर्मल। इसमें भी कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। यहाँ पे जो हुकूमत वक्त होती है, जिसका वजीर आजम होता है, जिसका अपना सदर होता है, जिसकी कैबिनेट होती है, वहाँ पे जो कैबिनेट है, जो वजीर आजम हेड करता है, वहां पे 6 वजीर आपस में शाम को आप देखें कोई क्या कहता है और कोई एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। हमारी पार्टी के साथ तो जबर हुआ है, जुल्म हुआ है, पार्टी को हेडलेस किया गया है, पार्टी की लीडरशिप को जेल भेज दिया गया, पार्टी के नीचे 8,500 आदमी, औरतें, बच्चे जेल चले गए। उसके बाद हमें जो है बहुत सी नॉन एंटिटीज को सामने ला के उनको बड़े उहदे दे के पार्टी को उस वक्त चलाना पड़ा जब हम सब खुद रूपोज थे। देखे ना गौर भाई को आप देखें कि वो ही वाज नॉट अ पॉलिटिशियन, बट लुक एट खान साहब चोज हिम, ही केम फॉरवर्ड, और उन दिनों में आगे आते रहे जिन दिनों हम नहीं थे। उमर यूसुफ भी रूपोशी में थे, गौर साहब भी, अब ही वाज नॉट अ पॉलिटिशियन। सो जिस पार्टी के ऊपर और जिसके इलेक्शन में ऐसे मैंडेट चोरी किया गया हो जैसे हमारा किया गया है, फिर जो लोग जीत गए उनको बाद में ईसीपी में या ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो है वो, तो उसके बाद भी जो पार्टी अभी तक सिर्फ एक डिफेक्शन हुई, वो जो वसीम कादर जो है लाहौर वाला बेशरम आदमी, वो वहां पे गया। उसके अलावा मुझे बताएं, इतनी हिम्मत, इसको आप मुंतशिर कहेंगी? इतना जबर, इतना जुल्म, इतना नफ्सियाती टॉर्चर, तो मैं ये समझता हूँ कि 8 फरवरी से पहले आप मुंतशिर नहीं थे। अब उससे पहले भी सिंगल लार्जेस्ट उससे पहले भी आवाजें आ जाती थी, उससे पहले मुख्तलिफ आवाजें आ जाती थी। अगर आप थोड़ा सा मीडिया को होमवर्क करें तो आप उस वक्त भी मुख्तलिफ आवाजें मिलेंगी। मगर अब उस वक्त क्या था, लीडर बाहर था, लीडर खुद मौजूद था, तो बहुत सी बीमारियां लीडर के होने से भी खत्म हो जाती हैं। तो अब ये भी एक फैक्टर वो कहते हैं कि अगर आप क्या वो कहते हैं, वो जो नमक की कानों के पास से गुजरेंगे तो बहुत से मसाइल आपके वैसे ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, जब आप लोग रूप पोस्ट है, आपने कहा जैसे भी आपने गौहर साहब की मिसाल दी, पार्टी मुंतशिर नहीं है, मुख्तलिफ आवाजें आती है, ये इश्यूज होते हैं, हर पार्टी के अंदर होते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन उससे क्या आपको नहीं लगता कि आपके जो वोटर का एक पैशन था वो डैमेज हुआ है? अब ये भी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट का भी ये कहना है कि बाय इलेक्शन के अंदर वो जोश, वो वलवला नहीं था, वोटर का वो कंफ्यूज हो गया। नहीं, गलत कह, हमारे भाई जो है वो सारे एनालिस्ट, उनकी इज्जत है, उनका एहतराम है, मगर मैं उनसे एग्री नहीं करता हूँ। इसलिए नहीं एग्री करता हूँ कि आपने वो सारी वीडियोज देखी है जो इलेक्शन में, इलेक्शन वाले दिन होता रहा, जो इलेक्शन से पहले होता रहा है। मसलन वो चट्टा साहब के घर को कैसे वो किया गया, परवेज अलाई साहब की मिसेस के हवाले से, उनके बच्चों के हवाले से, बाकी जो हमारे लाहौर में वो इलेक्शन से पहले के विजुअल्स भी, इलेक्शन के दिन के विजुअल्स भी। उसके बाद अब बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं बाई इलेक्शन की बात, लेकिन 8 फरवरी से पहले तो बहुत कुछ हुआ ना, उतना तो नहीं हुआ बाई इलेक्शन से पहले। मेरी बात तो सुन लें, 9 फरवरी से पहले या 9 मई और 8 फरवरी का इलेक्शन ले लें, और 9 मई के बाद के हालात, बिल्कुल ठीक है ना जी। 8 फरवरी से पीछे 9 मई के बाद उस वक्त हमारे 8,500 लोग जो थे वो अंदर थे, लोगों के सामने एक टारगेट था, लोग बहुत ज्यादा जज्बे में थे और हम समझते थे हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे, और हमने अचीव कर लिया। बाद में हमारा मैंडेट चोरी कर लिया गया। ठीक है, अब जो था, और वो हमारे सामने तो गेम हुई फॉर्म 47 के ऊपर, हमें तो अंदाजा नहीं था कि जो हमें मैंडेट चोरी कह रहे हैं वो डाकिया और ब्लेटेंट बदमाशी में चेंज हो जाएगा और उसको वो फॉर्म 45 और 46 के ऊपर ले जाएंगे इस्तीफा। ये शायद तवक्को नहीं थी पीटीआई के वर्कर को। और जिन इलाकों में 8,500 बंदा
जहां जहां से ज्यादा बंदे गिरफ्तार हुए थे वहां पे खौफ की फिजा भी थी, क्योंकि वो लोग हर हफ्ते जाते हैं दहशतगर्दी की अदालतों में, बगावतों के पर्चे जो है वो कर रहे हैं, आर्सन के, फायर के, चोरी के, चकारी के बहुत से पर्चे हैं। वहां पे वो जो वर्कर का अंदर होना है उससे उनकी फैमिली जो है उनको परेशानी थी, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि वर्कर बाहर नहीं निकला है। वो जो लीडरशिप थी ऊपर, मसलन गुजरांवाला की आपको मिसाल देता हूं, इलेक्शन के 2 दिन पहले हमारे उम्मीदवार की भी जमानतें कैंसिल हो गई, उसको अदालत से भागना पड़ा वहां से। हमारे जितने मेन लोग थे, मेन वर्कर ही अवाम को और वर्कर को मोबिलाइज करके बाहर लगाते हैं, तो हमारे मेन वर्कर को टारगेट कर लिया गया, तो बदमाशी की गई है। वोटर निकला है, मैं आपको मिसाल देता हूं, फिर आप आ जाए वजीराबाद वाली सीट के ऊपर। हमारे चट्टा साहब ऊपर और नीचे जीते, एमएनए भी बन गए, एमपी भी बन गए गैर मौजूदगी में। 60,000 से ऊपर जीते, 38,000 से नीचे जीते। अब सीट उन्होंने छोड़ दी, भाई को लड़वाया, 2 महीने हुए हैं, पूरा साल गायब रहे थे और 2 सीटें जीत गए। अब जब उनके भाई ने कैंपेन की तो उन्होंने वोट पिछली दफा लिए थे 65,000, इस दफा फिर उन्होंने 60,000 लिए हैं, मगर वो 2 महीने में कोई ऐसा करिश्मा कर दिया नून लीग ने कि उनका कैंडिडेट जो कि 38,000 से हारा था वो उनको 15,000 से हरा के चला गया। कहते हैं ना हमने करिश्मा किया, वो कहते हैं जी पंजाब हुकूमत मरीम नवाज की कारकर्दगी जो है वो बोल रही है, वो कहते हैं सस्ती रोटी लोगों के डोर स्टेप पे हमने रमजान पैकेजेस पहुंचाए हैं। तो उसकी तफसील में आपके प्रोग्राम का टाइम जाया होगा, वो अवाम ने और बच्चों ने सोशल मीडिया पे उनका तस्वीरें उनकी दिखा दी हैं, उनके वाले साहब की तस्वीरें लगी हुई हैं, फिर अंदर से तस्वीरों वाले बोरियों में से आटा कौन सा निकला वो भी आपको पता है, कैसे घरों के सामने रख के तस्वीर खिंचा के एक एक बंदा पीछे से थैले उठाता गया वो भी आपको पता है। दूसरी बात, उन चीजों को छोड़ दें आप, चाचा जान की हुकूमत ऊपर है, बिजली बड़ी 2 महीने में, फ्यूल बढ़ा 2 महीने में, महंगाई बढ़ी 2 महीने में, अशय खुर्दनोश बढ़ी 2 महीने में, इसको हम कारकर्दगी तो नहीं गिनेंगे ना जी। जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, आपको जो बड़ी गहरी वो है गिरफ्त है मईशत के ऊपर, आप लोगों की हुकूमत होती तब भी यही कुछ ना हो रहा होता है इस वक्त, जो ग्राउंड रियलिटी है। देखिए मैं ग्राउंड रियलिटी बड़ी सख्त और बड़ी खतरनाक है, मगर आप देखें ना, जब हमारी गवर्नमेंट थी तो लास्ट टाइम यूनिट तो 17 रुपए था, और इस वक्त जब हमने छोड़ी थी या हमें छोड़वाई गई थी या जब जो भी हुआ था, ठीक है ना, जब खान साहब वॉक आउट और चलो ठीक हो गया, अब 85 रुपए है, आप लोग दे रहे हैं, ठीक है जी। हम ये समझते हैं कि जब हकीकी नुमाइंदों को, जिनको मुंतखब किया हो अवाम ने, उनको जब आपने हुकूमत दी हो, चुना हो, तो एक तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि उनके पीछे आवाम खड़ी होती है, वो चोरों से मुख्तलिफ होता है, और दूसरा जो इंटरनेशनल दुनिया है, मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पैसे देते लेते और आपको भीख देते हैं हमेशा, उनका कॉन्फिडेंस भी कम से कम उस हुकूमत पे शायद ज्यादा होता है, जो उनको पता होता है कि ये पक्की हुकूमत है, ये चोरी से कोई नहीं आई है, इसने यहाँ पे रहना है, अच्छा फैसला करें बुरा फैसला करें, इन्होंने यहाँ पे टिक के हमसे बात करनी है। सो कॉन्फिडेंस लेवल चाहे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का हो और लोकल का वो हो जाता है जी। देखे ना, अब ये आपको ये जो चोरी वाली बात है, आपको इंटरप्ट कर रही हूं, आपने क्योंकि एक जगह पे कहा था कि जब कोई आपके घर आके चोरी करता है तो आप क्या करते हैं, जाके मुज़ाकरात तो नहीं करते, पर्चा कटाते हैं, यही बात है। चोरी करने वाले आप कह रहे हैं हुकूमत में बैठे हुए हैं, जिनका मैंडेट चोरी हुआ है, आप लोगों ने क्या पर्चा काटने के लिए किया है? जो जलसा एक जो है इस्लामाबाद में आपने करना था, उसकी तारीखें बदल के वो भी नहीं कर सके। कराची का जलसा अभी 28 तारीख का गालिबन आप लोगों ने अनाउंस किया था, उसको फिर आप लोग 5 मई पे ले गए, अब आपके नाकिदीन कह रहे हैं वो भी नहीं होने वाला। ना आप लोग सड़कों पे नजर आ रहे हैं, ना आप लोग एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, जो पॉलिटिक्स होती है वो ऐसे नहीं होता कि जी जाके आप किसी को सीधा गिरबान से पकड़ कपड़े फाड़ के नीचे लटा दें, ऐसे नहीं होता। जो जदोजहद होती है सियासी, उसमें फेजेज आते हैं। हमारा पहला फेज था, हमने इलेक्शन लड़ा, हम पार्लियामेंट में गए, हम समझते थे कि वहां ताकत से हम अपनी हुकूमत लाएंगे और उसके बाद इन नाचाबी का हम फैसला करवाएंगे फोरम से, ठीक है जी। अदालतें हैं, ऑफिसर्स हैं, 2 नंबर ऑफिसर्स फारिग करेंगे, दयानतदार लोग लगाएंगे जो फैसला करेंगे कि किसने गलत किया। मगर हमसे आपको इनसे उम्मीद थी? फिर बात है गवर्नमेंट लाने के बाद हम करेंगे। अगर हमें हुकूमत मिलती तो हमने ये 2 नंबर कमजोर बोझल और जालिम अफसर तो यहाँ नहीं ना छोड़ने थे ना जी, हमने अच्छे बंदे उठा के लाने थे और फिर उन्होंने फैसले करने थे। खैर वो नहीं हो सका। अब उसके बाद हमारे पास क्या फोरम था, उसके बाद अगला फोरम हमारे पास था इलेक्शन कमीशन। हमने इलेक्शन कमीशन में जदोजहद की, मैं ये वर्कर को भी बता रहा हूं आपके वजह से, वहां से भी आपने देखा कि कोई मजा कोई नहीं आया। उसके बाद हम चले गए अदालतों के अंदर जी, अदालतों में भी हमें शुरू में कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला जी। अब आके हमारे 4 MNAs जो है वो बड़ी मेहरबानी है रूल ऑफ लॉ के हवाले से, जो जजेस हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, पेशावर की जुडिशरी ने बड़ी मेहरबानी की और उन्होंने इंसाफ के उसूलों के तहत फैसले, हमारे 4 MNAs वापस आ गए जी। तो ये एक फेज था। अब आया ये इलेक्शन, इस इलेक्शन के अंदर अगर ये इलेक्शन में बदमाशी ना करते, धांधली ना करते, चोरी ना करते,
तो चीजें इन्हीं फोरम्स के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती थी, यानी कि हमें इंसाफ की तवक्को हो गई थी कि जज हमारा मैंडेट जो है वो आप वापस करें। अब आपने बदमाशी करके साबित कर दिया कि ठीक है, फॉर्म 47 नहीं होने से 45 और 46 भी लेके खा जाएंगे। ठीक हो गया, वो खा गए, मारे ठीक है जी। और आप देखें ना, अब तो ये किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। पहले तो कहते थे नहीं जी हमें तो नहीं पता, किसी ने कर दिया। वो हम किसी कौन है? पंजाब में तुसी बैठे होते, चाचा जी बैठे नहीं, तुसी हो सारा कुछ। ठीक है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट जाने के बाद आप लोग भी इस बात का इतराफ करते रहे कि ऊपर यहां हम बैठे थे लेकिन ऊपर कोई और ही था। आज इनको क्यों कहते हैं कि आज ये जो है सारा कुछ चलाने? एक बात तो दूसरा, जिन फोरम्स की आपने बात की है, आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर उन्होंने फिर एतराज लगा दिया। इस पर भी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वो फेजेस गुजर गए, इस इलेक्शन के अंदर बहुत ज्यादती हुई है, ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि आपके पास 100 लोगों की नीचे मेजोरिटी थी जो आपने हमसे चोरी किए हुए हैं, 100 के ऊपर मेजोरिटी थी जो आपने हमसे चोरी की है। तो इसे तो ही रख जाते तुसी, बोलो कितना खाओगे, थोड़ी भुख थोड़ी हवस कदों मुकेगी। और आपने और ये जो अभी 8 10 12 सीटें पंजाब में से ये लेके आपने क्या कर लेना था? लेकिन ये सब ये कर रहे हैं, ये भी एक सिंपलिस्टिक व्यू नहीं है इस पूरी सिचुएशन का जो आप दे रहे हैं कि नीचे मरियम कुछ कर रही हैं, ऊपर उनके चचा कुछ कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। देखें जी, मुझे तो बिल्कुल यकीन है कि यही कर रहे हैं। ये इतने मैं इससे आगे आ जाता हूँ, ये इतने बाइख्तियार हैं। बिल्कुल बाइख्तियार है जी। अगर आप देखें ना, कानून और आइन के तहत ये जिन इदारों की तरफ किनारों से इशारा करते हैं, हमारे लोग भी कहते हैं, तो इदारे भी इनके मातहत हैं। इदारे आप लोगों के मातहत भी तो थे ना जब आप हुकूमत में थे। खान साहब कहते हैं मुझे तो काम ही नहीं करने दिया गया, खुद कहा है ना उन्होंने, मैंने तो नहीं कहा। खान साहब अगर कहते हैं उन्हें काम नहीं करने दिया गया तो खान साहब ठीक कहते हैं। और फिर जो खान साहब के साथ हुआ उससे बातें वाजे हो गई। अब ऐसे ही ना जनरल बाजवा माफिया मांग के अलग नहीं, वो तो कसमें खा रहे हैं, माफी नहीं, वो कहते हैं जी ना मेरा गवर्नमेंट भेजने में कोई किरदार था। ओहो, क्या और मुजीबुर रहमान शामी साहब, आपको भी पता है सीनियर सहाफी है, वो कहते हैं मैं कसमों के बोझ से नहीं उठ सका। सीनियर सहाफी हमारे बुजुर्ग हैं सारे, मगर ये मतलब तो नहीं कि किसी ने अगर सीनियर सहाफी ना गल कर लिए तो सहीफा हो गया। नहीं, कसमें ना जी, वो कहते हैं कुरान पाक की कसम, मरी हुई माँ की कब्र की कसम। देख, मैं इसमें अल्लाह ताला माएँ सबकी साझी है जी, बच्चियां माएँ सबकी साझी है, मैं उस तरफ नहीं जाता, बात भी नहीं करता, सब काबिल एहतराम है। मैं इतनी सी बात करता हूँ कि जनाब बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आपके कहने के ऊपर हुआ ये सब, वो खुद पीडीएम का हिस्सा थे, एक्चुअली हिस्सा नहीं, ही वाज हेडिंग द पीडीएम, अगर आपको याद हो। दूसरा, आपके एक निजी चैनल के शो में जुबैर साहब जो इनके पुराने थम थे, उन्होंने कहा कि जी इसमें ये सारे शामिल थे। अब आपके जो मेन पीडीएम के हेड थे वो गवाही दे रहे हैं, वो गवाही दे रहे हैं, वो उस तो बाद फिर किनिया किस्मत के छो जी, इस बहस में क्यों हम टाइम जाया करें? इस वक्त मुल्क का इशू ये भी नहीं है कोई माफी मांगे, कोई किसी की कसम उठाए, दैट्स नॉट द इशू ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का इशू महंगाई है, पाकिस्तान का इशू बेरोजगारी है, पाकिस्तान का इशू ये है कि उसकी हकीकी लीडरशिप इस मुल्क में जबरी तौर पे जेल के अंदर है। और उसकी बाहर आने की तारीखें हर रोज आप लोग देते हैं, वो कैसे देते हैं थोड़ा ये भी बता दें। ना तो मेरी पार्टी में तो किसी का अबू जज है कोई नहीं जो उनको असल बात बता दे। फैसला तो करना है जजों ने जी। देखे ना जी, हम तो यही उम्मीद लेके जाते हैं कि आज अगर फैसले की तारीख है तो सपोजली फैसले की तारीख पे फैसला सुनाया जाता है, मगर अगर उसको डिले कर लेते हैं तो अब हम जजेस के बारे में कोई बात करें फिर साढ़े कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगी, फिर 4 बंदे अंदर रोए पे होंगे, उसका फायदा कितना मैच्योर वैसे आपने इसका मुझे वर्जन दिया है ऑफ द स्टोरी, ये बाकी लीडरशिप क्यों नहीं देती? खोसा साहब आगे कहते हैं मैं हतमी तौर पे कह रहा हूं अगले हफ्ते रिहा हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हामिद खान साहब ने तो बहुत ही कमाल, मेरे पास तो ऐसी डेट नहीं है, मुझे ये पता है कि अदालतों के मामलात हैं और हम अदालतों को यही सदा करते रहते हैं। हमारे वकील बेचारे रोज जजेस को यही कहते हैं कि जी आज तारीख ना दो, मेहरबानी करो। मैं अभी आपको ये अभी साइफर वाला केस था, ये भी इस्लामाबाद हम 2 दिन पहले पेश हुए थे, तो पूरा 5 बजे तक हम बैठे रहे, तारीख थी हमारी पूरे 5 बजे तक। 5 बजे तक वर्दी जज साहबान ने अंदर बुला के हमारे वकला को कहा कि यार तुम मंडे तक ला जाओ। उन्होंने बड़ा तरला शरला कि ऐसे ना करें, हम बड़े पूरा दिन से हम यहाँ बैठे हैं और कई महीनों से हम ये केस लड़ रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से जजेस ने उनको राजी किया, वकला ने जजेस को राजी किया कि जी आप इसको परसों ले लें। तो ऐसे इश्यूज अदालतों में आ रहे हैं, हम उसके ऊपर लब कुशाई नहीं कर सकते। What you are saying implies very clearly कि ये सारा मसला ज़ाहिर कोर्ट में है, अदालतों के पास है, अदालतें इसको देखेंगी जैसे भी देखेंगी। अब हामिद खान साहब आते हैं, वो आके कहते हैं जी कि इमरान खान चाहे तो डील करके कल बाहर आ सकते हैं, उससे और कुछ नहीं होगा, सियासी नुकसान होगा। आपको नहीं लगता कि एक साथ में एक पैरेलल नैरेटिव चल पड़ा है कि जिस दिन भी इमरान खान की रिहाई हो गई एक तबका इस मुल्क में जरूर ये सोचेगा कि शायद इस बंदे ने आज डील कर ली है? नहीं, मैं नहीं समझता। क्यों इतनी सीनियर लीडरशिप इस तरह की बातें टॉक शोज पे, नेशनल टीवी पे? देखें, ये एक तबका हमेशा ही होता है जो उल्टी सीधी बातें सोचता है, और एक्चुअली एक तबका ऐसा होता है जो थ्राइव करता है
उल्टी सीधी खबरों पे। आपके अंदर से तो बातें ना आए ना ऐसी। देखिए, हमारे अंदर से भी ऐसे लोग बात नहीं करेंगे। मैं नहीं समझता कि वो कह रहे हैं खान साहब डील कर रहे हैं। हाँ, इससे इंटरप्रेट किया जा सकता है कि वो डील कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ना खान साहब डील कर रहे हैं, ना खान साहब की किसी से बात हो रही है, ना हमारी किसी से नेगोशिएशन हो रही है, ना हमारे पास कोई नेगोशिएशन के लिए आया। अल्लाह और खैर से। अलीमा खान साहिबा ने कल कहा कि मैं मिलकर आई हूँ, वो कहते हैं जी मुझसे बार बार डील की मुझे पेशकश होती है, मैं लूंगा नहीं डील। आप कह रहे नहीं। अच्छा, कल ही फिर गौहर खान साहब ने भी वही कहा जो आप कह रहे हैं। तो अब ये भी तो देखे ना, ये मैं यही कह रही हूँ कि मेरी नीमा बाजी से इस पे गुफ्तगू नहीं हो सकी। मैं ऐसे गलत बात करूँ। आपने जो मेरे इल्म के मुताबिक पूछा मैंने आपको बता दिया। मैंने वैसे खान साहब को लास्ट वीक मिलना था, मुझे नहीं मिलने दिया गया, हालांकि मेरा नाम भी आया वहां से। अब मैं कल फिर मिलने जा रहा हूँ, लेट्स सी क्या होता है। तो वो मैं खान साहब से पूछ के आपको बता दूंगा। अभी जो बात मेरे नॉलेज में है वो यही है कि नहीं, ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं है, नहीं है कोई किसी किस्म की मुज़ाकरात, कोई इस तरह की बात नहीं। वो ये जो उल्टी सीधी, हाँ, इस लेवल तक होता है कि जो ज्यादती हो रही है, अदालतों में बातें चल रही हैं, उनके बंदे खुद ब खुद वो पेशियां, वो जी हम ऐसे कर देते हैं, वैसे हम कहते हैं नहीं मेहरबानी। अच्छा, अभी आपने अपनी गुफ्तगू में एक जगह पर ये बात की, मुझे की बात है, खान ने आज तक वकील को ये नहीं कहा कि मुझे कब बाहर निकाल रहे हो। वो ये कहता है रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ो। वो ये नहीं कहता, बताओ मेरा अंदर होता है ना, अंदर होता है बंदा कहता है यार मैंने 10 मैं कदों बाहर आना है। नेवर टॉक्स लाइक दैट। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप लोग सब ग्रुप पोस्ट थे, उसमें कुछ लोगों ने आके पार्टी को संभाला, चार्ज लिया, आई मीन ऑब्वियसली एक ब्रेव काम था जो किया, उसमें शेर अफजल मरवत का नाम बड़ा सर फहरिस्त कुछ लोग रखते हैं जो कहते हैं जी कि बड़ा ब्रेवली दैट मैन वेंट आउट, उन्होंने कैंपेन की, उन्होंने जो भी वो पब्लिक मोबिलाइजेशन कर सकते थे वो की। पार्टी के अंदर लोगों को क्या मसला है शेर अफजल मरवत साहब के साथ, या इवन ऑपोजिशन बेंचेस में बैठे हुए दीगर लोगों को क्या मसला है? मुझे अंदाजा नहीं है कि क्या मसला है, बट मुझे एक चीज में मसला है जरूर है। नहीं, मुझे एक जरूर है कि हर वो शख्स जो बंदों को मोबिलाइज करना चाहता है वो बाकी लोगों को थोड़ा बुरा लगता है। और इस मौके पे जब हम सब रूपोश थे, और अगर शेर अफजल बाहर निकला, उसने केपी में बंदे निकाले, तो जो नहीं निकल सके बाहर उनको तकलीफ तो होगी, मगर जो नहीं निकल सके अल्लाह बेहतर जानता है उन बेचारों पे किस किस्म की मुसीबत थी, क्योंकि वो भी MNAs और MPs तो बन गए। अल्लाह ने उन पर भी मेहरबानी की। हमारे भाई उमर अयूब साहब वो नहीं निकले, बट अल्लाह ने उन पर मेहरबानी की, लाखों वोट लिए। सो हर आदमी ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कुर्बानी दी है, और हर आदमी ने अपनी हैसियत, अपने जिगरे के हिसाब से लड़ाई लड़ी है। ठीक है जी। अच्छा, शेर अफजल ने बंदे बाहर निकाले हैं। शेर अफजल हमारा भाई है, हमारा मोहतरम है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप चली गई उनकी, और वही के पार्टी के अंदर भी इख्तलाफ था और ऑपोजिशन के दीगर लोगों को भी इख्तलाफ था कि ये ना बने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, और उन्होंने बड़ी लंबी, आपको पता, ट्वीट की थी। ये किसी ऑपोजिशन के आदमी का फैसला ही कोई नहीं, ये फैसला खान साहब नहीं, तब तो हामिद रजा साहब का नाम आ गया ना, पहले शेर अफजल मरवत का नाम उन्होंने ही दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये फैसला खान साहब का फैसला होना है। खान साहब शेर अफजल भाई का नाम दे दें, खान साहब हामिद भाई का नाम दे दें, खान साहब मेरा नाम दे दें, खान साहब किसी और MNA का नाम दे दें। नहीं, पहले नाम भी तो उन्होंने दिया था ना। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि कोई ऐसा इख्तिलाफ खान साहब तक पहुंचाया गया ना कि नाम को रिव्यू कराया गया है? देखिए, मेरे इल्म में ये नहीं है कि पहले उनका नाम आया था, कि पहले उनका नाम आया या बाद में उनका नाम आया, क्योंकि मेरे इल्म में तो ये है कि स्पीकर नेशनल असेंबली को अभी तक हमारी पार्टी ने किसी का नाम लिख के दिया ही नहीं है। सही, तो अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं। तो जब नाम लिख के दिया जाएगा और फिर चेंज हो तो फिर तशी गल करांगे उससे। अच्छा, अभी तक तो आखिर में बस एक कमेंट जरा ब्रीफली जरूर कर दीजिएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पहले ये कहा जा रहा था कि जी पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंस नहीं है, इट्स नॉट अ पार्लियामेंट्री पार्टी, अब हो गई है, 2 सीटें निकल आई हैं, अब हो गई है। अब रिजर्व सीट्स के मसले को दोबारा टेकअप करेंगे। अली अमीन के भाई की फैसल की निकल आई है, वो MNA है, रिजर्व सीट्स को दोबारा टेकअप करने के बारे में सोचेंगे? बिल्कुल। मैंने कहा, अभी मैं इलेक्शन कमीशन से आया हूँ, वहाँ पे हमारी उनके सीनियर ऑफिसर से मुलाकात हुई है, हमने उनके सामने ये बात भी रखी है, तो वो कुछ दिनों में उन्होंने हमसे वादा किया कि हम इसके ऊपर आप लोग काम करना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है हमारे साथ। जी, वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कुछ इस वक्त इलेक्शंस के बाद जो कुछ हो रहा है, बाई इलेक्शंस में जो कुछ हुआ, इस वक्त जो नून लीग की हुकूमत है उसकी कारकर्दगी के हवाले से भी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने बड़ा क्लोजली PMLN की लीडरशिप के साथ काम किया है। आजकल उनके इख्तलाफात हैं पार्टी से, वो क्यों हैं उस पर भी बात करेंगे। सीनियर सियासतदान है दानियाल अजीज साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। बहुत सारी बातें करने से पहले, बिकॉज दानियाल अजीज का जब नाम आता है तो हमारे जहन में PMLN ही आती है। वी हैव सीन यू विद देम फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। क्या स्टेटस है इस वक्त पार्टी के साथ? पार्टी लीडरशिप ने आपसे जब जो कुछ आपने कहा उसके बाद कोई राब्ता किया है कि नहीं किया? पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है आपका? कोई स्टेटस नहीं है जी। पार्टी ने तो एक बाकायदा पॉइंट लेके जो है ना मुझे तबाह करने की कोशिश की है, जो कि मैं समझता हूँ कम्प्लीटली अनवारंटेड था, और बस एक शख्स की ज़िद की वजह से और उनके बेटे की वजह से, और फिर
जो बाकी लोग हैं वो भी मुलव्वस हो गए और मेरा इलेक्शन मुकम्मल तौर पे रिग कर दिया और ये सूरत हाल है। मेरे ख्याल है पहली मिसाल है कि ऑपोजिशन के लोग तो पकड़े जा रहे थे, लेकिन अपनी जमात में से आपकी भी अरेस्ट, बल्कि आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपका बेटा, सब लोग अरेस्ट हुए। बड़ी जाती है। हाँ। चले, मैं तो सियासी हूँ, हमें तो आदत है अंदर बाहर को, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि मेरा 21 साल का बच्चा, उसकी अम्मी को मतलब गिरफ्तार कर लेना, क्या किया था उनको? हम कोई हेरोइन बेचते हैं, क्या मसला है? तो उसके बाद मतलब जिस तरह से मेरे लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके घरों में घुस के उनके सामान, कीमती सामान तोड़ा गया और किस तरह से उनको उठा के ले गए, मिसिंग पर्सन बना दिया। और पुलिस हमें जो है ना बस माफिया ही मांगती रही कि जी हम मजबूर है, हम मजबूर है। अब वो किस चीज़ से मजबूर है आप देखते हैं, पता चलेगा। वैसे आपका क्या ख्याल है किस चीज़ से मजबूर है? क्योंकि ये सवाल मैं आपसे वैसे भी करना चाह रही थी। आप बहुत सारी चीज़ें जब कहते हैं ना कि ये किया गया, पुलिस को लगाया गया, इलेक्शन चोरी किया गया, किसने इलेक्शन चोरी किया? बस वो सब कुछ मेरे पास है जी, और वो मैंने महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया गया है, और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात होती है तो सब कुछ मंजर आम पे आ जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं पाकिस्तान के उलझने में कोई हिस्सा डालूं। पहले ही इतने मसले मसाइल हैं, मैं चाहता हूं कि मेरी जितनी भी एनर्जी है वो इस चीज़ पे सर्फ हो कि चीज़ों को हम बेहतर करने, कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन करें। तो उसी तवक्को से मैं आपके भी सवालों का जवाब दूंगा कि जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं, हकीकत ये है कि इनके पास कोई हल नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो कहते हैं हमने इतनी कमाल कारकर्दगी की है कि बाई इलेक्शन में लोगों का एतमाद जो है वो उसका मजहर है। खासतौर पे पंजाब हुकूमत की तो आपको पता है वो बहुत उनकी वो है मेन पब्लिसिटी की वो पॉइंट है। वो कहते हैं जी पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से ये नतीज आए हैं। ये मरियम बीबी की कारकर्दगी, जो पेट्रोल बढ़ाया है, जो गैस बढ़ाई है, जो बिजली बढ़ाई है, वो कहते हैं रोटी सस्ती की है। जो आपको पता है वो कहते हैं 16 रुपए की रोटी कभी दी है किसी ने वो इस महंगाई के अंदर? किसी दिन आप ऐसे करें, कैमरा मेरे साथ ले चलें, बाजार में चले जाते हैं, आपको पता चल जाएगा क्या सूरत हाल है। नहीं, महंगाई तो खैर वही बात है। अब अपने इत्तेहादी जो साथ बैठे हुए यूसुफ रजा गिलानी साहब की मिसाल लीजिए, कल ही उन्होंने खासा इसके ऊपर सख्त जो है वो बयान दिया। महंगाई का तो जिन इस वक्त बेकाबू है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो नवंबर में 1038% यानी 10 गुना से ज़्यादा गैस की कीमतें बढ़ाई गई थी नवंबर 2023 में, और फरवरी 2023 में बग़ैर किसी को बताए हुए, बग़ैर किसी से बात किए हुए, किसी रूल के तहत नहीं, इन्होंने क्या किया कि उन्हीं कीमतों को ये 380% पे कम कर दिया गया। तो ये कह दिया गया कि फरवरी में उससे पहले महीने जनवरी के मुकाबले में महंगाई जो है वो कम होकर 23% रह गई है। अब इस तरह के झूठ और फ्रेब आप करेंगे ये बताने के लिए कि हमारी कारकर्दगी बेहतर है, ये कौन मानेगा? और उसके बाद आप देखें क्या हुआ। जो अभी तक भी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो ईद का हफ्ता था उसकी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स ही नहीं डाली है, क्योंकि 29 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग आ रही है स्टेट बैंक की, और उसमें इनकी ख्वाहिश है कि हम शरह सूद को कम करें, जबकि IMF और तमाम दुनिया कह रही है कि आप शरह सूद कम करेंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन चूंकि शरह सूद उस अशरफी का जिनके सारे ये हिस्सा है उनकी किश्त देनी होगी, जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं, तो उनकी दुम पे पाँव आते हैं, तो वो कहते हैं गरीब मर जाए पिट जाए, सारी महंगाई इनके खाते में पड़ जाए, कोई बात नहीं, हम बच जाए। जबकि वो पहले ही, उनको अंग्रेजी का लफ्ज़ है फिल्थी रिच, वो पहले ही है। तो ये आलम है इस मुल्क में। मैं आपको क्या बताऊं? नहीं, लेकिन आपको पता है कि कितने सालों से लेबर फोर्स सर्वे नहीं छप रहा है ये फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स अब उसका नया नाम है। और इसी तरह से जो मैं आपको ये सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की और ये जो गैस की कीमतों की बात बता रहा हूँ, इसकी तो बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। वो कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट भी हम जो है वो नीचे लेके आते जा रहे हैं, हमारी तो बड़ी कारकर्दगी है। करंट अकाउंट डेफिसिट तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स की वजह से कम हुआ है। वो तो अभी आके IMF ने इंसिस्ट किया है कि मार्च में जब ये रिव्यू कंप्लीट हुआ था तो इन्होंने कंट्रोल्स हटाए हैं। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक और IMF तीनों ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ 3% ग्रोथ के साथ, जो इस साल से थोड़ी सी ज़्यादा होगी अगले साल, तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 1.5% ऑफ GDP बढ़ जाएगा। तो ये तकरीबन $6 अरब डॉलर बनता है। विल IMF कम थ्रू? वैसे आपकी क्या असेसमेंट है? खाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, PM हाउस के स्टाफ को हमने 4-4 तनख्वाहें बोनस में दे दी, उस पर भी उन्होंने कंसर्न रेज किया कि आप कैसे कर सकते हैं। ये सारा कुछ देखते हुए डू यू थिंक इट विल कम थ्रू? जी, IMF तो मेरे ख्याल में इट विल कम थ्रू, क्योंकि वो लेडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है। पाकिस्तान के बारे में हमेशा कहते हैं
इट्स टू बिग टू फेल, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इनका क्या प्लान है। आप देखें जो नए फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक तो जो PMLN का मैनिफेस्टो है ये तो अखीरले दिन तक नहीं आ सका और डिले पे डिले पे डिले, और फाइनली जब आया तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। वो जब इकोनॉमिक सेक्शन हमने पढ़ा जो माशाल्लाह सो कॉल्ड ये प्लानिंग वालों एहसन इकबाल साहब का लिखा हुआ था, उसमें तो एक हंसी मजाक उन्होंने लिखा हुआ था। और मज़े की बात यह है कि उस सारे प्रोसेस में ये साहब तो थे ही नहीं जिनका नाम जिनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। नहीं, लेकिन इसने तो पता नहीं वो देखा भी है कि नहीं। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो थोड़े बहुत वादे किए भी थे वो अब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी कोई वादे शादे नहीं, वो वादे गए। नवाज शरीफ वजीर आजम बनते तो फिर हम उन वादों के बारे में बात करते, अब क्या बात करनी है। तो ये बस ठीक है। तो ये अगर एटीट्यूड है इनका और इस तरह की इन्होंने मतलब रिस्पांस देना है पब्लिक की जो अजीरन हो गई है, जो शिकस्त व रेख्त हो गई है पब्लिक अपने मसाइल, ख़ास तौर पे ये बेरोज़गारी और महंगाई की वजह से, और जो क्राइम रेट है वो सोर कर गया है पूरे पाकिस्तान में। आपको अंदाज़ा नहीं है लोगों का क्या असर है। लोग तो कहते हैं ठीक है जो हमने थोड़ी सी कमाई है वो भी कोई आराम से बैठ के खाने की जगह नहीं रही है, वो तो घरों में घुस जाते हैं डकैत आजकल और फिर कत्ल भी करते हैं, और ये आलम बना हुआ है। आप you've been a part of them, जैसे मैंने पहले भी कहा आपने टॉप लीडरशिप के साथ काम किया है। क्या हुआ है PMLN के अंदर? नवाज शरीफ आते हैं कि मैं वज़ीर आज़म बनने के लिए आ रहा हूँ, ये बड़े बड़े इश्तिहार छपते हैं, उसके बाद वो वज़ीर आज़म नहीं बनते। अब वो कहते हैं जी वो तो आए ही नहीं थे वज़ीर आज़म बनने के लिए, मतलब क्या आवाम के साथ फ्रॉड करके आए थे कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा और बना किसी और को दिया। पार्टी में अब भी जो हो रहा है, राना सनाउल्लाह एक बात करते हैं, ख्वाजा आसिफ दूसरी करते हैं, जावेद लतीफ़ तीसरी करते हैं, आज़ाद तारड़ आके तीनों को डिनाई करके चले जाते हैं। वो क्या रहा है? ये तो आप नून लीग से पूछें जी, लेकिन मुझे अफसोस ये कहना पड़ता है कि नून लीग का ये आखिरी इलेक्शन था और उसकी वजह यह है कि जो कुछ इन्होंने कर दिया है, किसी जो इज्जतदार पगबंद आदमी था उसको छोड़ा नहीं है उन्होंने जिसकी पग नहीं उछाली। यानी पुलिस की इतनी दहशतगर्दी इन्होंने की है पूरे इलेक्शन के दौरान मेरे ज़िले में, और मैंने दोस्तों से पूछा है, कॉलीग से पूछा है, उन सारों का यही हाल है। और ये सिर्फ PTI के साथ नहीं हुआ, ये जगह जगह हुआ है, रैंडमली हुआ है और उसके मोटिवेशंस कुछ और थी, लेकिन बहरहाल ये हुआ। तो वो क्या लोग भूल जाएंगे सारा? जिनकी माएँ बहनें वहाँ बैठी थी जब ये कान दीवारें टाप के आए और जिनके मेज तोड़े। तो आप कह रहे हैं इनकी पॉलिटिक्स आपको फ्यूचर में नजर नहीं आती है? ये तो साफ बदमाशी पे उतरा है। पंजाब के बारे में भी आप यही कहेंगे, आपको लगता है कि मरीम नवाज जो भी कोई डायरेक्शन अगर सेट कर रही हैं कोई, तो कुछ हो रहा है पंजाब में या वो कर सकेंगे? देखें जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है ना पार्टी की, वो आप समझते हैं कि क्या ये जो इलेक्शन वो ऐसे ख़त्म हो गई है? ज़रा भी नहीं। हर ज़िले में एक लड़ाई है, हर ज़िले में एक, और वो डैगर्स ड्रॉन है, और ये एक मैनेजमेंट स्टाइल है। ये नहीं है कि हर ज़िले में इत्तेफाक से है, क्योंकि अगर ये लड़ते रहेंगे आपस में तो आप महफूज रहेंगे। तो ये इस तरह से ये बनाई गई है जमात, लेकिन वक्त के साथ साथ वो लड़ाई इतनी बढ़ गई हुई है कि अब कोई खेलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नीचे वोट बैंक ही नहीं रहा। अच्छा, आप अपनी पर्सनल लड़ाई के बारे में क्या करेंगे? आपने अभी भी इस इलेक्शन के ऊपर भी कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही पंजाब पुलिस वाले थे सारे जिस तरीके से, और आपने पूरा उसको एक्सप्लेन भी किया मसले को। शवाहिद सबूत आप कहते हैं आपके पास अपने ज़ाती इलेक्शन के भी हैं, हल्के में दीगर जगहों पर जो कुछ हुआ उसके भी हैं। ECP या किसी जगह ले जाने का कोई फायदा है? किसी ट्राइब्यूनल में कोर्ट जाएंगे क्या? मतलब कोई सोचा है आपने इस बारे में कि आप इसको एक्टिवली परस्यू करेंगे? ये इन्होंने बड़ा मज़ेदार तरीका बनाया हुआ है जी। ये कहते हैं कि किसी का सर उतार दो और फिर उनको बोले आए आपको अस्पताल ले जाते हैं। जिसमें क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों नाराज हो रहे हैं? अस्पताल नहीं लेके जा रहे आपको? आपको तो हम अस्पताल लेके जा रहे हैं, चले अस्पताल में चलते हैं। ओ भाई उसका सर उतार दिया आपने, आपको समझ नहीं आ रही। तो इस तरह की ये बेवकूफ़ हरकतें हैं, और ये समझते हैं कि इससे बात छुप जाएगी या ये बात पे पर्दा पड़ जाएगा। ऐसे नहीं होगा। लोगों के दिलों के ऊपर बाकायदा छुरियां चली हैं। किस तरह से लोगों को जलीलो ख्वार कर दिया उन्होंने, और किस तरह से पुलिस का नाजायज इस्तेमाल और हर किस्म की ज्यादती की है। और अब ये समझते हैं कि सीधे मुंह बैठ के दांत निकाल के सारी चीजें छुप जाएंगी। ऐसे नहीं होता, नहीं होगा इस तरह से। नई पार्टी एक बनने की कोई बाज़गश्त है? कोई आपका कोई रब्ता हुआ है शायद खाकान अब्बासी साहब से, या वुड यू कंसिडर, क्योंकि वो जो कुछ 3-4 नाम हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो बड़ी एक अच्छी एक ऑब्जेक्टिव बात कर रहे हैं आजकल, तो आप भी एग्री करते हैं वो जो कोई वहाँ पर एक फिलॉसफी है पॉलिटिक्स की उससे? देखें जी, जहाँ तक शाहिद खाकान साहब की बात है, वो बिल्कुल मेरे भाइयों जैसे हैं। हमारे 2 पुश्तों के ताल्लुकात हैं, 2 पीढ़ियों के, और उन्होंने मेरे पे ज़ाती तौर पर बहुत मेहरबानियाँ की हैं। इसलिए उनके बारे में तो मैं हमेशा अच्छी बात ही बोलूँगा, और हकीकत में वो है भी अच्छे, और उनकी कैपेसिटी भी है, उनकी कॉम्पिटेंसी भी है, उनका तजर्बा भी है, सब कुछ है। तो इसलिए उनके बारे में तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में महंगाई है और बेरोज़गारी है, ये हमारा इतने अहम इश्यूज़ हैं और इतने अर्जेंट इश्यूज़ हैं जिनका किसी के पास कोई हल नहीं। और अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है आपको, आज के जब मिफ्ता साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो अगस्त में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्टिंग मैनेजर ये हेड थे, मेरे ख्याल में मुर्तज़ा साहब थे।
तो क्योंकि दूसरे साहब का टेन्योर पूरा हो गया था और नए लगे नहीं थे, तो अगस्त में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट को होल्ड कर दिया था। वो जो होल्ड किया था ना जिस वक्त, उस वक्त महंगाई हाथ से छूट के लावा फट गया। हाँ। क्योंकि आगे डार साहब आ गए, डार साहब ने जबरन बिजली के बिलों की इंस्टॉलमेंट्स कर दी, मेरे ख्याल में 6 माह या 3 माह की। हाँ। और उसकी वजह से फिर इन्होंने होल्ड कर दिया। वो जो अगर आप ग्राफ देखें 2 पीरियड्स का, तो जो महंगाई एस्केप की है वो इंटरेस्ट रेट होल्ड करने से हुई है। तो इसलिए जो महंगाई पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी है, जो आज भी चल रही है, ये उस वक्त की तो उससे पहली वाली जमात ने थी, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। जो मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे अरशद शरीफ साहब हैं, उनके प्रोग्राम पे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पे, शायद आपके साथ भी कोई किया हो, उस वक्त में मैं ये कहता था कि महंगाई की ऐसी लहर आ रही है, सब कुछ उड़ा के ले जाएगी। मुझे क्यों पता था, क्योंकि आई एम ट्रेंड एज एन इकोनॉमिस्ट, मेरा तो काम ही है। तो उसमें जब मैं ये बताता था, फिर वो लहर आई और वो ऐसी आई कि पाकिस्तान के रिकॉर्ड 40% जो है हमारी इन्फ्लेशन गई, महंगाई की शरह गई, जो कभी पाकिस्तान। तो यानी कि जो नया प्लेटफॉर्म है उसमें भी आप अब्बासी साहब से तो एग्री कर सकते हैं, बट शायद दूसरे माइंड्स के साथ आपकी नहीं है, जो भी आपने मिफ्ता साहब के हवाले से खास तौर पे जो आप बात कर रहे हैं। आप उनकी बात करें, मैंने तो सुना है कि एक और भी कोई जमात बन रही है, कोई और भी जमात बन रही है। तो मैंने सुना है कि उसके पास थोड़ा ज्यादा। कौन सी जमात बना रहे हैं, कौन बना रहा है, ये अब वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। 12 मैंने सुना है। तो आप वहाँ जा सकते हैं फिर, अगर तो महंगाई और बेरोजगारी हल करने में यकीन रखते हैं। हाँ। तो बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ, फिर आप जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं बताएंगे अभी कि बना कौन रहा है, बस वो जल्दी पता चल जाएगा। जल्दी पता चल जाएगा। अच्छा, मुझे आखिर में ये जरूर कह दीजिए, ये जो हुकूमत है आपको मुद्दत पूरी करती हुई नजर आ रही है, ये अंदर से भी लग रहा है कि सेल्फ वो कर रहे हैं, इम्प्लोड कर रहे हैं, बाहर से भी लगता है कि लोग अब इन पे गुस्सा है, इत्तेहादी भी इनके साथ होकर साथ नहीं। आपको लगता है टर्म पूरी हो जाएगी? जब इनकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट का जो एक भरम बना हुआ था, वो पिछली हुकूमत में काफ़ी लावा फट गया था, लेकिन जब ये मुकम्मल तौर पे पर्दा उतर जाएगा, जो चंद महीनों में उतर जाएगा, उसके बाद इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर ये सिर्फ इतनी देर होंगे जिसके लिए ये बनाए गए हैं, और जिस मकसद के लिए बनाए गए हैं उतनी देर तक ही ठहरेंगे। क्या मकसद है, किस मकसद के लिए बनाए गए? बस वो आपको पता चल जाएगा जिस वक्त वो पूरा हो जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका दानियाल अजीज साहब, आपके वक्त के लिए। मैं क्या है वो प्रोग्राम के बाद आपसे पूछती हूँ किस मकसद के लिए बनाए गए। नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।